Now, today I am going to discuss the topic acute phase proteins. Acute phase proteins are defined as proteins that changes their serum concentration by more than 25% in response to inflammatory cytokines. Inflammatory cytokines are interleukin 1, interleukin 6, tumor necrotic factor alpha. तो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कब रिलीज होते हैं? जब कोई इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में ये सिक्रेट होते हैं, और इनके सिक्रेट होने से सीरम में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो या तो अपना कंसंट्रेशन मोर देन 25% से भी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, या अपना कंसंट्रेशन मोर देन 25% से भी घटा लेते हैं। ये इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है। और एक्यूट फेस प्रोटीन जो है दे आल्सो मीडिएट फीवर। इनके कारण फीवर भी हो सकता है, ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है, इंक्रीज्ड कार्टिसोल हो सकता है, इंक्रीज्ड थायरॉक्सिन हो सकता है। थायरॉक्सिन लेवल के बड़े होने से क्या होता है, बीएमआर भी बढ़ जाएगा। ओके, तो बीएमआर भी बढ़ता है। फिर इसके बाद में डिक्रीज्ड सीरम आयरन हो सकता है कि आयरन का लेवल जो है घट जाए। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक्यूट फेस प्रोटीन करते हैं। तो इस हिसाब से एक्यूट फेस प्रोटीन को दो पार्ट में बांटा गया है। ऐसे कुछ प्रोटीन्स जो कि इन्फ्लेमेशन के कारण पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं या इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के कारण पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, इनको हम पॉजिटिव एक्यूट फेस प्रोटीन्स कहते हैं। दूसरे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि नेगेटिव रिस्पांस देते हैं, इनको हम नेगेटिव एक्यूट फेस प्रोटीन्स कहते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव एक्यूट फेस प्रोटीन की बात करें तो पॉजिटिव एक्यूट फेस प्रोटीन ऐसा भी हो सकता है कि ये 1 से 2 डेज़ में जो है इनका कंसंट्रेशन बढ़े। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 2 to 3 डेज़ में अपना कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे जो होते हैं जो बाद में बहुत लेट इंक्रीज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम मेजर एक्यूट फेस प्रोटीन की बात करते हैं। तो मेजर एक्यूट फेस प्रोटीन हेल्दी एनिमल में 0.1 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से भी कम होते हैं। हेल्दी एनिमल में 0.1 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से भी कम होते हैं, लेकिन ये 1 to 2 डेज़ में 100 फोल्ड से 1000 फोल्ड तक बढ़ जाते हैं। और इसके बाद ये रैपिडली डिक्रीजिंग मतलब बहुत जल्दी डाउन भी हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है सीरम एमाइलाइड ए। तो सीरम एमाइलाइड ए जो है ये इट इज़ एग्जांपल ऑफ मेजर एक्यूट फेस प्रोटीन। नाउ सेकंड वन इज़ द मॉडरेट एक्यूट फेस प्रोटीन। मॉडरेट एक्यूट फेस प्रोटीन वो होते हैं जो कि हेल्दी एनिमल में नॉर्मल होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई रिस्पॉन्स आता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, तो ये 5 to 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। और ये कब पीक पर आते हैं, ये 2 to 3 डेज़ में पीक पर आते हैं। लेकिन ये प्रोटीन्स जनरली दे आर डिक्रीजेस एट स्लोअर रेट देन द मेजर एक्यूट फेस प्रोटीन। माइनर एक्यूट फेस प्रोटीन्स वो होते हैं जो जिसका कंसंट्रेशन 50 to 100 टाइम्स बढ़ जाता है, लेकिन ये बहुत स्लोली ग्रेजुअली डिक्रीज होते हैं, और नहीं तो ये बने रहते हैं। तो इन शॉर्ट देखें तो मेजर एक्यूट फेस प्रोटीन 1 to 2 डेज़ में आ जाते हैं, मॉडरेट जो है 2 to 3 डेज़ में आ जाते हैं, और माइनर जो हैं इसका अभी टाइम नहीं दिखा है इसमें, पर ये भी मतलब एक्यूट है इसलिए 2 से 3 दिन के अंदर आ जाते हैं। कंसंट्रेशन की बात करें तो मेजर एक्यूट फेस प्रोटीन 100 to 1000 फोल्ड इंक्रीज़ होते हैं 1 to 2 डेज़ के अंदर, और मॉडरेट एक्यूट फेस प्रोटीन जो होते हैं 5 to 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाते हैं 2 to 3 डेज़ के अंदर, और माइनर एक्यूट फेस प्रोटीन जो होते हैं वो 50 to 100 फोल्ड इंक्रीज़ हो जाते हैं विद इन 2 to 3 डेज़। डिसअपेरेंस की बात करें तो मेजर एक्यूट फेस प्रोटीन जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी चले भी जाते हैं। मॉडरेट एक्यूट फेस प्रोटीन जो होते हैं वो
मेजर एक्यूट फेस प्रोटीन से बाद में जाते हैं और माइनर वाले जो होते हैं वो ग्रेजुअली जाते हैं, वो लंबे टाइम तक बने रहते हैं। तो अब हम ऐसे जो पॉजिटिव एक्यूट फेस प्रोटीन्स हैं इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, इसके विथ देयर एग्जांपल्स एंड देयर फंक्शंस। तो पहला एक्यूट फेस प्रोटीन है जो कि पॉजिटिव एक्यूट फेस प्रोटीन है, ये है अल्फ़ा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसका प्रॉपर्टी ये है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब अगर साइटोकाइन ने इसको बढ़ाया तो ये क्या करेगा, साइटोकाइंस के रिस्पॉन्स को कम करेगा, यानी कि इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर का ये एंटागोनिस्ट होता है। दूसरा क्या है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है ये, तो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी या इम्यूनोमॉड्यूलेशन करेगा। एंटी न्यूट्रोफिल है, मतलब ये सब जगह एंटी एंटी काम कर रहा है, न्यूट्रोफिल को भी रोकेगा। एंटी कम्प्लीमेंट्री है, तो जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है उसको भी एक्टिवेट होने से रोकेगा। और मैक्रोफेज का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, और ऐसा बढ़ाएगा कि वो मतलब इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर के एंटीगोनिस्ट की तरह काम करे। ठीक है, ये लिपोफिलिक होता है बहुत ज़्यादा, कि ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपोफिलिक होता है, और साथ में ये बाइंड होता है एसिडिक ड्रग से, क्योंकि ये एसिड है तो एसिडिक ड्रग से बाइंड होता है। नाउ नेक्स्ट है सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन से ही समझ में आता है कि ये कार्बोहाइड्रेट मोइटी का होता है और रिएक्शन करता है ये। तो कैसे किससे रिएक्शन करता है, बैक्टीरिया को देखते ही ये सबसे पहले कंप्लीमेंट को एक्टिवेशन करेगा, कंप्लीमेंट की बाइंडिंग कराएगा, फेगोसाइटोसिस करवाएगा, और जो है साइटोकाइंस को और इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। इट ऑल्सो इनहिबिट द कीमोटेक्सिस एंड मॉड्यूलेशन ऑफ न्यूट्रोफिल फंक्शन। तो न्यूट्रोफिल की कीमोटेक्सिस वगैरह रोकता है ये, क्योंकि अल्टीमेटली जो फेगोसाइटोसिस वगैरह है इसको ये एनहांस कर रहा है, इसलिए न्यूट्रोफिल के फंक्शन को कम करता है। तो यहाँ जो सी रिएक्टिव प्रोटीन में जो सी है, इट स्टैंड फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का जो बैक्टीरियल कैप्सूल है उसके साथ बाइंडिंग करता है, तो इसीलिए इसको यहाँ सी फॉर दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। साथ ही सी रिएक्टिव प्रोटीन न्यूट्रलाइजेस डेलिटेरियस इफेक्ट ऑफ हिस्टोन्स। तो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, इसके डेलिटेरियस इफेक्ट को भी कम करता है। नेक्स्ट है सिरोलोप्लाज्मिन। सिरोलोप्लाज्मिन कॉपर के साथ बाइंड होता है और कॉपर का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सपोज़ कीजिए अगर सिरोलोप्लाज्मिन का लेवल कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में एक विल्सन्स डिसीज़ होती है, वो होती है। ठीक है, तो इस डिसीज़ को भी आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, इसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा सिरोलोप्लाज्मिन एक एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है। कॉपर ट्रांसपोर्ट फॉर वुंड हीलिंग, कोलेजन फॉर्मेशन, मैचुरेशन। ठीक है, रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल अटैचिंग टू एंडोथेलियम। तो कोशिश ये करता है कि कैसे भी करके, क्योंकि जब साइटोकाइन स्टॉर्म होता है तो बहुत ज़्यादा साइटोकाइन रिलीज होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब एक्यूट फेस प्रोटीन्स को भी इस कंडीशन को रोकना पड़ता है, नहीं तो ये साइटोकाइन बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे। तो इसलिए ये क्या करते हैं, दे रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स अटैचिंग टू द एंडोथेलियम। कम से कम माइग्रेशन कराएंगे, कम से कम अटैचमेंट कराएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है हिपेटोग्लोबिन। तो सिरुलोप्लाज्मिन, विल्सन्स डिसीज़, कॉपर बाइंडिंग, इन सबको पढ़ने के लिए मेरा जो वीडियो है इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स का, उसको आप देख सकते हैं। तो हिपेटोग्लोबिन में ये क्या होता है कि जैसे कोई बैक्टीरिया आया, उसको क्या चाहिए, आयरन चाहिए। तो बॉडी में जहाँ पर भी फ्री अवेलेबल हीमोग्लोबिन होगा उसको हिपेटोग्लोबिन बाइंड करेगा, ताकि ये फ्री आयरन जो है बैक्टीरिया को नहीं मिले। तो फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके साथ इसकी बाइंडिंग हो जाती है, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग हिपेटोग्लोबिन से, तो बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है।
नेचुरल एंटागोनिस्ट फॉर रिसेप्टर लाइगेंड एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो ये नेचुरल एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है और कोशिश ये करता है कि रिसेप्टर और लाइगेंड का जो है कॉम्बिनेशन ना हो। इसके अलावा इनिबिशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट कीमोटेक्सिस एंड फेगोसाइट, कोशिश ये करता है कि जो ग्रेनुलोसाइट हैं, ग्रेनुलोसाइट क्या होते हैं जैसे इओसिनोफिल बेसोफिल, तो इनका कीमोटेक्सिस ना हो और फेगोसाइटोसिस ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी नहीं चाहते कि जो ज़्यादा से ज़्यादा साइटोकाइन रिलीज़ हो। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है सीरम एमाइलाइड ए। सीरम एमाइलाइड ए बाकी से थोड़ा हटकर है। बाकी चाहते हैं कि इन्फ्लेमेशन ना हो, पर ये क्या करता है, ये करता है कीमोटैक्टिक रिक्रूटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। जहाँ साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन है वहाँ पर इनको लेके जाता है, कीमोटेक्सिस करता है इन्फ्लेमेटरी सेल का। दूसरा क्या है, इंडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा साइटोकाइन रिलीज हो विया सरफेस रिसेप्टर इंक्लूडिंग टोल लाइक रिसेप्टर। तो टोल लाइक रिसेप्टर को ये कहता है कि भाई वो साइटोकाइन रिलीज करवाओ। इसके बाद है इनिबिशन ऑफ माइलोपेरोक्सीडेज रिलीज एंड लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन। तो माइलोपेरोक्सीडेज कहाँ से रिलीज होता है, मैक्रोफेज से रिलीज होता है। तो मैक्रोफेज को ये कोशिश करता है कि उसका माइलोपेरोक्सीडेज इनिबिट हो जाए, साथ में लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन को भी इनिबिट करता है। इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट, लिपिड और मेटाबॉलिज्म, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करवाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी विया द इन्फ्लेमेसोम्स। अब हम बात करेंगे नेगेटिव एक्यूट फेस प्रोटीन्स की। तो नेगेटिव एक्यूट फेस प्रोटीन में नाम से ही समझ में आता है कि नेगेटिव यानी कि इसका कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगा। तो नॉर्मल कंसंट्रेशन से जब 25% तक डाउन हो जाता हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो ऐसे प्रोटीन्स को हम नेगेटिव एक्यूट फेस प्रोटीन्स कहेंगे। इनका कंसंट्रेशन या तो रैपिड डाउन होता है विद इन 24 आवर्स, या फिर इन प्रोटीन का कंसंट्रेशन ग्रेजुअली विद इन ए पीरियड्स ऑफ डेज डाउन होता है। इनके एग्जाम्पल हैं एल्ब्यूमिन एंड ट्रांसफेरिन। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस देर इज़ माल फंक्शन ऑफ सम ऑर्गन्स लाइक लीवर। तो इसके कारण, या फिर दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि कुछ प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है ऐसे में, जिसके कारण इनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो अब एल्ब्यूमिन की बात करें, एल्ब्यूमिन का घटना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एल्ब्यूमिन अगर कम हो जाएगा तो लीवर जो है एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस नहीं करेगा, और इसकी जगह जो एमिनो एसिड्स होंगे वो कहीं ना कहीं दूसरे टाइप के एक्यूट फेस प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में लग जाएंगे। तो ये मशीनरी अपने आप में एल्ब्यूमिन अगर कम हो जाता है तो दूसरे को सपोर्ट करती है। दूसरा ये हो सकता है कि एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन फॉल हो जाता है ग्रेजुअली एंड रिडक्शन इन कंसंट्रेशन इज़ मोर नोटिसेबल इन क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। तो जब ये बहुत लंबी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज चलती है तब ऐसी कंडीशन में इसका कंसंट्रेशन एल्ब्यूमिन का डाउन होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन मेज़र टू एसेस आयरन स्टेटस, आयरन कितना है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसफेरिन का मेज़रमेंट करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि आयरन कितना है। सेकंड ये है, इसमें एक ओवा ट्रांसफेरिन होता है, इज़ ए एवियन एनालॉग बट इज़ ए पॉजिटिव एक्यूट फेस प्रोटीन। तो ये ओवा फेरेटिन जहाँ पर भी आता है आप इसको मान लें कि ये एवियंस का है, और ये एक एक्सेप्शन है कि ये है तो ट्रांसफेरिन लेकिन ये पॉजिटिव एक्यूट फेस प्रोटीन है। So this is all about the acute phase protein. I think hope you understand and enjoying my lecture. Thanks for watching.